तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। मुजफ्फरनगर में एक जगह लगती है बुढ़ाना, कोतवाली है बेसिकली, और इसी कोतवाली में एक गांव आता है मंदवाड़ा गांव, और इसी गांव में एक फैमिली रहा करती थी। फैमिली में दो लोग, इनमें से फैमिली के जो मुखिया थे उनका नाम था फरमूद और उनकी वाइफ जिसका नाम था रेशमा। दोनों ठीक ठाक तरीके से रहा करते थे, न किसी से कोई लड़ाई थी, न किसी से कोई झगड़ा था, न मियाँ बीवी के बीच कभी कोई तकरार। दोनों प्यार से एक दूसरे के साथ रहते थे। पैसे कम थे लेकिन उसी में ज़िंदगी गुजार रहे थे। 24 फरवरी को, जो भी यही फरवरी महीना गुजरा 2024 का, 24 फरवरी साल 2024 को एक गांव में शादी पड़ती है। गांव का नाम था चरभावल। इसी गांव में जब शादी पड़ती है तो उस शादी में रेशमा भी जाती है। अब रेशमा जाती है, जाने के बाद रात भर शादी एंजॉय करती है। एंजॉय करने के बाद रात लगभग 12 या 1 बजे अपने घर पे वापस आती है। इधर जो पति था फरमूद, वो अपने काम धंधे में बिजी था, इस वजह से वो जा नहीं पाया। तो टाइम से घर आता है, आने के बाद जो कुछ खाना था उसे खा के सो जाता है। लगभग 12-1 बजे के आसपास रेशमा भी वापस आती है। आने के बाद जो कि थकी थी, खाना खा के ही आई थी, तो फिर सो जाती है। फिर सुबह होती है। सुबह होने के बाद फरमूद तो अपने टाइम से उठ जाता है, लेकिन जो रेशमा थी वो उठ नहीं पाती क्योंकि काफ़ी थकी हुई थी। इधर चूँकि गर्मी का मौसम था और फरमूद को टाइम से काम पे भी जाना था, तो रेशमा से बिना कुछ कहे, बिना उसे जगाए वो अपने काम पे चला जाता है। काम पे जाने के बाद दिन भर अपने काम को करता है जो कुछ उसे करना था। शाम को वापस घर पे आता है, और जब वापस घर पे आता है तो आने के बाद देखता है कि रेशमा नहीं है। अब जब उसने देखा रेशमा नहीं है तो थोड़ा सा झुंझुलाया भी कि मैं थक के आया हूँ, सुबह भी मुझे कुछ चाय नाश्ता नहीं दी थी, कम से कम इस टाइम उसे पता था कि मैं आऊँगा तो घर पे रहती। बहरहाल फरमूद ने इग्नोर किया। इग्नोर करने के बाद खुद से ही पानी वगैरह लेके पिया। पीने के बाद टीवी वगैरह देखने बैठ जाता है। लेकिन जब घंटे भर गुजर जाते हैं, अब कायदे से 6 बजे तक वो आ गया था 25 फरवरी को, लेकिन जब घंटों गुजर जाते हैं और रेशमा का कुछ अता पता चला नहीं, तो फरमूद फ़ोन करता है। अब उसने जब फ़ोन किया तो फ़ोन भी नहीं लगा। अब जब फ़ोन नहीं लगा तब फरमूद को थोड़ी टेंशन हुई। फरमूद निकलता है अब ढूंढने। सबसे पहले पड़ोसियों से पूछा कि क्या रेशमा आई थी। पड़ोसियों ने सीधा इनकार कर दिया, कहा कि नहीं, कल से ही हमने रेशमा को नहीं देखा। और तब फरमूद ने बताया कि हाँ, शादी में गई थी, आज आई है, उसके बाद मैं अभी घर पे आया रहा हूँ तो देखा हूँ कि रेशमा है नहीं, तो मुझे लगा आपके यहाँ होगी। उसके बाद फरमूद अगले घर की तरफ बढ़ता है। वहाँ भी उसने पूछा, वहाँ भी सेम जवाब। अब आधे घंटे के अंदर हर एक घर जहाँ जहाँ रेशमा जाती थी, हर उस घर पे जाके फरमूद पूछताछ कर लेता है, हर एक घर पे जाके पता कर लेता है, लेकिन कहीं से भी रेशमा का कुछ पता नहीं चलता। अब देखते देखते पूरी शाम हो जाती है। अब जैसे जैसे शाम हो रही, फरमूद परेशान, रेशमा को लगातार कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा, फ़ोन लग नहीं रहा। जहाँ जहाँ वो पता कर रहा, कहीं पता चल नहीं रहा। इधर जिस जिस घर पे वो जाता और जाने के बाद पता करता और जानकारी मिलती नहीं, तो उस घर के लोग भी अपने तरीके से ढूंढने की कोशिश करते, लेकिन उन्हें भी कुछ नहीं मिला। और जब पूरे गांव में रेशमा नहीं मिली तो फरमूद ने फिर रिश्तेदारों से पूछना शुरू किया कि क्या आपके यहाँ आया था या फिर आपसे कोई बात हुई। रिश्तेदारों ने भी साफ इनकार कर दिया। अब लगभग रात भर में फरमूद हर एक रिश्तेदार, हर एक दोस्त, हर एक पड़ोसी, गांव के हर उस शख्स से जहां रेशमा कभी जा सकती थी, हर उस घर में पूछताछ कर चुका था। लेकिन पूरी रात तफ्तीश करने के बाद, पूरी रात पूछताछ करने के बाद ना ही रेशमा का कुछ पता चला और ना ही रेशमा की कोई जानकारी मिली। अब जब सुबह होती है, सुबह होने के साथ साथ पूरे गांव में एक हड़कंप मच जाती है कि रेशमा कहीं चली गई। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। किसी ने यह तक कह दिया कि रेशमा किसी के साथ भाग गई होगी। अब ये तमाम बातें जब आसपास के लोग बोलते तो ये बातें फरमूद को भी पता चलती हैं, वो भी सुनता, उसे भी बुरा लगता। तो एक तरफ तो बीबी गायब है, उसे फरमूद ढूंढ रहा, एक तरफ तरह तरह की बातें हो रही। तो इन तमाम वजहों से अब फरमूद का भी कलेजा बैठने लगा। 25 तारीख को पूरी रात ढूंढा ही था, 26 तारीख बीत गई, 27 तारीख गुजर गया, 28 गुजर गया, और देखते देखते लगातार फरमूद अपने तरीके से पता कर रहा, अपने तरीके से खोज रहा।
रेशमा का कुछ अता पता चला नहीं। पूरा फरवरी महीना गुजर जाता है और मार्च आ जाता है। मार्च में भी जब पहली तारीख बीत जाती है तब आसपास के लोग एक सलाह देते हैं कि लोग तो तरह तरह की बातें करेंगे, लेकिन एक काम करो, तुम एक पुलिस कंप्लेन कर दो, क्योंकि कंप्लेन रहेगी तभी हम भविष्य में कुछ कर सकते हैं। इसके बाद आसपास के लोगों के कहने पे जो फरमूद है वो पहुंच जाता है पुलिस स्टेशन और वहाँ पे कंप्लेन दर्ज करता है। कंप्लेन करके बताता है कि साहब मेरी जो बीबी है वो गायब है 25 तारीख से। पुलिस वाले भी सुनते हैं, सुनने के बाद उन्हें भी लगता है कि 25 तारीख से एक महिला गायब है, 2 तारीख को ये कंप्लेन दर्ज करवा रहे हैं, हफ्ते भर से ये गायब थे। उसके बाद एक और डाउट था मन में कि अगर कहीं कोई हादसा हुआ होता या फिर कोई और बात होती तो अब तक तो कोई जानकारी मिल जाती, लेकिन कोई जानकारी मिली नहीं तो शायद जो महिला है किसी के साथ कहीं चली गई होगी। बहरहाल पुलिस वालों ने कंप्लेंट दर्ज कर ली। उसके बाद समझा बुझा के फरमूद को भेज दिया और कहा कि हम उसको खोज देंगे। उसके बाद पुलिस वाले अपने कछुए की रफ्तार से जांच पड़ताल शुरू करते हैं। देखते देखते 15 दिन गुजर जाते हैं। 2 तारीख को कंप्लेंट दर्ज हुई थी, 15 दिन गुजर गए। पुलिस वाले अपने तरीके से खोजबीन करके थक जाते हैं, कहीं से कोई जानकारी मिलती नहीं। इसी दौरान लगभग 19 तारीख की बात है, 19 तारीख को पुलिस वालों ने चूँकि अपने तरीके से खोजबीन शुरू की तो हर एक थाने में इत्तला कर दिया कि क्या कोई लड़की दिखे या फिर कोई उस तरह की महिला दिखे या फिर कोई ऐसी बॉडी ही मिल जाए या फिर कहीं कोई कैमरे वगैरह में कैद हो तो आप लोग इत्तला कीजिए। तो हर एक थाने में जब ये इश्तिहार गया था तो ऐसे ही एक थाना था देवबंद, वहाँ पे भी गया था। और 19 तारीख की बात है, देवबंद में एक गांव है और उसी गांव में कुछ लोग ईख काट रहे थे कायमपुर में, यानी गन्ना। अब गन्ना कटाई के दौरान जब लगभग खेत आधा कट जाता है तभी वहाँ पे एक लाश मिलती है। अब जैसे ही उस गांव के लोगों ने लाश देखी, देखने के बाद बदहवास उन्होंने आसपास के लोगों को इत्तला किया। जिसका खेत था वो भागा आया। आने के बाद जब उसने लाश देखी और फिर जली हुई तो फ़ौरन उसने पुलिस को फ़ोन किया। अब उसने जब पुलिस को फ़ोन किया तो चूँकि जो इलाका था वो देवबंद पुलिस के अंदर आता था, तो देवबंद पुलिस अब वहाँ पे जाती है। जाने के बाद उस बॉडी को अपने कब्ज़े में लेती है। लेने के बाद पूरे उस क्राइम सीन को जहाँ ये लाश मिली थी वहाँ अपनी एक तरह से चौकसी बिठा देती है। उसके बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। इधर आसपास के लोगों से तफ्तीश शुरू करती है कि ये महिला किसके घर की है, क्या कोई इसे जानता है या फिर नहीं जानता। तो ये तमाम चीज़ें जब पुलिस वाले करते हैं और आसपास के लोग लाश देखते हैं और तमाम लोग जब इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि हम इसको नहीं जानते, तो देवबंद पुलिस के लिए भी थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ी। इधर बॉडी का पोस्टमार्टम भी हो चुका था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये पता चला कि जिसकी मौत हुई है उसका गला दबा के उसकी हत्या की गई है, फिर लाश को जला दिया गया है। तो ये तमाम चीज़ें पुलिस वाले सुनते हैं। सुनने के बाद तफ्तीश शुरू करते हैं। हर एक इलाके में जो उनके अंडर आता था वहाँ पता करते हैं कि क्या कोई महिला गायब है या फिर नहीं गायब है। जब कहीं से कोई जानकारी नहीं मिली तब उन्होंने अपने रिकॉर्ड खंगालने शुरू किए और आसपास के तमाम इलाकों में, आसपास के तमाम थानों में इत्तला किया कि एक महिला ऐसी ऐसी हालत में मिली है, तो अगर किसी के घर की कोई महिला गायब हो तो आए और एक बार बॉडी की शिनाख्त कर ले। अब ये जानकारी, ये सर्कुलेशन जब पुलिस वालों ने अलग अलग थानों में भेजा तो ऐसे ही एक सर्कुलेशन आ जाता है बुढ़ाना कोतवाली में। और जैसे ही आता है बुढ़ाना कोतवाली वालों को याद आता है कि रेशमा नाम की एक महिला कुछ टाइम पहले गायब थी। फ़ौरन फरमूद को इत्तला किया जाता है। फरमूद जाता है, जाने के बाद वहाँ पे चेक करता है और जब लाश को देखता है तो देखने के बाद कहता है कि हाँ, ये लाश मेरी ही बीवी रेशमा की है। इसके बाद बॉडी रेशमा की जो थी फरमूद के हवाले कर दी जाती है। फरमूद लाता है, लाने के बाद बॉडी का अपने धर्म के हिसाब से अंतिम संस्कार करता है और इसी के बाद कत्ल का मुकदमा दर्ज करवाता है और कहता है कि मेरी बीवी का कत्ल हुआ है और आप लोग अब जांच पड़ताल कीजिए। अब जैसे ही कत्ल की बात आती है, आने के बाद पुलिस वालों के भी कान खड़े हुए, क्योंकि अब तक आसपास के तमाम लोग ये मान रहे थे, पुलिस वाले भी लगभग यही मान रहे थे कि जो रेशमा है किसी के साथ भाग गई है। लेकिन अब मुकदमा ही ऐसा, लाश मिल गई। पुलिस वालों को भी लगा कि अब तो हमसे चूक हो गई है, इतने दिन अगर हम पहले ही तफ्तीश ठीक से कर लेते तो शायद बात कुछ और होती। बहरहाल उन्होंने सोचा कि अब कोई गलती नहीं करनी, एक बार हमने मामले को हल्के में ले लिया, अब नहीं।
उसके बाद उन्होंने जांच पड़ताल शुरू की। सबसे पहले रेशमा के बारे में पता करना शुरू किया और साथ ही फरमूद से पूछा कि क्या आपको किसी पे डाउट है। इधर फरमूद से पूछताछ, उधर रेशमा के बारे में पता किया गया, कहाँ आती थी, कहाँ जाती थी, क्या करती थी। साथ ही उसके बारे में और डिटेल निकाली गई और तफ्तीश की गई तो कई चीज़ें पता चली। पहला कि रेशमा एक लड़के से बात करती थी जिसका नाम था राशिद, और दूसरा रेशमा अक्सर शादियों में जाया करती थी। इसके अलावा और कोई बात नहीं। अब जैसे ही एक नाम निकल के सामने आया राशिद, तो पता किया गया कि राशिद कौन है। तो पता चला कि राशिद तो सहारनपुर का है। अब सहारनपुर का राशिद, ये मुजफ्फरनगर की, तो दोनों के बीच क्या कनेक्शन है। तब पता चला कि राशिद की जो ससुराल है वो इसी मंदवाड़ा गांव में है जहाँ की रहने वाली रेशमा थी। अब राशिद का नाम जैसे ही फरमूद ने सुना, फरमूद ने सीधा सीधा कह दिया कि मेरी बीवी को किसी और ने नहीं, राशिद ने ही मारा है। अब पुलिस वाले जब ये बात सुनते हैं, उन्हें लगता है कि एक आदमी जब भी सुनता है कि मेरी बीवी का किसी से अफेयर है तो फिर यही करता है कि उसको प्रेमी को फंसाने की कोशिश करता है। पुलिस वालों ने कहा कि ठीक है, अगर आपको डाउट है तो हम जांच पड़ताल करेंगे, लेकिन अब ऐसे किसी को हम नहीं उठा सकते। उसके बाद पुलिस वालों ने जांच पड़ताल करनी शुरू की। एक नाम मिल ही चुका था। तो जब लास्ट लोकेशन खंगाली, और ये तमाम चीज़ें करने में लगभग 15 से 20 दिन का वक्त लग गया। जब लास्ट लोकेशन खंगाली रेशमा की और साथ ही राशिद की, तब इत्तेफाक देखिए कि दोनों की जो लास्ट लोकेशन थी, एक गांव है कायमपुर, वहाँ जाके मिलती है। और इससे पहले दोनों की लास्ट लोकेशन जहाँ 24 फरवरी को वो गई थी चरभावल में, वहाँ मिलती है। तब पुलिस वालों को लगा कि अब एक बार राशिद से पूछताछ करनी चाहिए। उसके बाद पुलिस वालों ने राशिद को उठाया और उठाने के बाद उससे पूछताछ करनी शुरू की। और जब पूछताछ शुरू की तब एक ऐसी कहानी निकल के सामने आई जिसे सुनने के बाद पुलिस वाले भी थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर अब राशिद के लिए रख रहे थे कि शायद इसने उतनी बड़ी गलती नहीं की। और यहीं से कहानी पहुंच जाती है लगभग 1 साल पहले। दरअसल राशिद का इसी मंदवाड़ा गांव में ससुराल था, तो अक्सर राशिद आया जाया करता था। और राशिद का जो साला था, उसकी शादी भी रेशमा ने अपने किसी रिलेटिव से करवाई थी। इस वजह से अब दोनों परिवार काफ़ी करीब थे। अक्सर एक दूसरे से मिलना जुलना होने लगा। और इसी मिलना जुलना होने के दौरान रेशमा और राशिद एक दूसरे के करीब आने लगे। रेशमा को भी अच्छा लग रहा था, राशिद को भी अच्छा लग रहा था। अक्सर दोनों फ़ोन पे बातें करते, उसके बाद मिलने जुलने का बहाना खोजते। और ऐसे ही रेशमा और राशिद जब मिलने लगे तो दोनों के जो प्राइवेट मोमेंट्स थे, जो एक दूसरे के साथ इन्होंने कीमती वक्त अपना गुजारा था, उन तमाम चीज़ों को रेशमा एक मोबाइल में कैद कर लेती है। अब शुरुआत में राशिद को भी कुछ पता चला नहीं, उसने विरोध किया नहीं, लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा तब जाके पता चला कि रेशमा क्यों कैद कर रही थी। कुछ टाइम तक तो तमाम चीज़ें ठीक चली। उसके बाद रेशमा ने राशिद को ब्लैकमेल करना शुरू किया और कहा कि आज मुझे इतने पैसे चाहिए, आज मुझे उतने पैसे चाहिए, कभी 1 लाख, कभी 20,000, कभी 30,000। अब राशिद एक इज्जतदार घर का आदमी जब ये तमाम चीज़ें सुनता है, डर जाता है। डरने के बाद जितने भी पैसे रेशमा मांगने के बाद वो पैसे देने लगा। लेकिन जैसे जैसे वो पैसे देने लगा, रेशमा की डिमांड और बढ़ने लगी। उसे लगा कि ये तो मालदार पार्टी फंस गई, इसे और लूटा जाए। तो ऐसे ही रेशमा लगातार जब डिमांड कर रही थी तो 24 फरवरी को भी चरभावल गांव में वो बुलाती है और कहती है मुझसे मिलने आओ। राशिद डर के मारे जाता है। जब मिलता है राशिद, तो मिलने के बाद रेशमा उसे कहती है कि मुझे 30,000 रुपये चाहिए। अब 30,000 रुपये जब वो मांगती है, राशिद कहता है कि मेरे पास तो नहीं है। तब रेशमा कहती है कि 25 तारीख को एक गांव है कायमपुर, मुझे वहाँ जाना है। पति के जाने के बाद मैं आऊँगी और तुम 30,000 रुपये लेके आना, नहीं तो मैं तुम्हारे ऊपर रेप के चार्ज के इल्ज़ाम में मुकदमा दर्ज करवाऊँगी और तुम्हारी इस वीडियो को सबूत के तौर पे पेश कर दूँगी। अब राशिद जब ये चीज़ सुनता है, सुनने का डर जाता है। डरने के बाद उसके दिमाग में 2 चीज़ें आती हैं। पहला कि अगर पैसे नहीं दिए तो फिर ये मुझे बदनाम कर देगी, पुलिस केस कर देगी या फिर कुछ और कर देगी और हर एक एंगल पे मैं फंस जाऊंगा। और दूसरा, अगर पैसे दे भी दिए तो अगली बार फिर ये बुलाएगी और फिर परेशान करेगी। तो कुछ ऐसा करना है जिससे बाद रेशमा का मुंह हमेशा के लिए बंद हो जाए। या तो कुछ वो पैसे ले ले, उसके बाद ब्लैकमेल ना करे, और या तो कुछ ऐसा कर दें कि रेशमा खामोश हो जाए। तो पैसे देके तो राशिद हार चुका था, उसे पता था कि पैसे पे ये नहीं खामोश होगी। तब उसने दूसरा तरीका सोचा कि इसका मुंह बंद कर देते हैं। पूरे प्लान के तहत
वो आता है 25 तारीख को। कायमपुर गांव में रेशमा से मिलता है। मिलने के बाद उससे कहता है कि देखो पैसे मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरा एक दोस्त है वो पैसे देगा। रेशमा ने कहा कि कहाँ है वो दोस्त? इसने कहा कि वो दोस्त देवबंद में है और वहीं चलो मेरी बाइक पे बैठो तो मैं ले चलता हूँ और वहीं पे पैसे दे दूंगा। अब रेशमा लालच में इतनी अंधी हो चुकी थी कि उसे यकीन ही नहीं था कि कुछ गलत हो सकता है। उसे लगा कि ये तो पूरा डर रहा है मुझसे। बाइक पे बैठती है, बिना कुछ सोचे बेचारे उसके साथ चली पड़ती है। जैसे जैसे वो आगे जाता है उसके दिमाग में इरादा पक्का हो जाता है कि आज क्या करना है। उसके बाद रेशमा को उसे देवबंद में ले जाके एक सुनसान जगह पे उतारता है। उतारने के बाद पहले तो थप्पड़ों से उसकी पिटाई करता है कि तुम मुझे ब्लैकमेल करोगी। उसके बाद एक अंगोछे से, यानी जिसे गमछा कहा जाता है, उससे उसका कत्ल करता है गला घोट के। और कत्ल करने के बाद उसे लगा लाश का क्या करें, तो लाश को वो जला देता है। सुनसान था, वहाँ कोई आता नहीं था। और जलाने के बाद उस लाश को, जब लाश पूरी तरह ठंडी हो जाती है तो उस गन्ने के खेत में फेंक देता है। अब इत्तेफाक देखिए कि गन्ने के खेत में आग नहीं लगी, वरना लाश के तो कुछ अंश भी ना मिलते। लेकिन चूँकि गन्ने के खेत में आग लगी नहीं, अब किस्मत का ही खेल गए, तो लाश बची थी। और इस वजह से फिर जब उस खेत में कटाई हुई तब लाश मिली और यहीं से फिर पूरी कहानी निकल के सामने आई। तो इस कहानी को सुनने के बाद आप बताइएगा कि गलती किसकी थी, रेशमा की या फिर राशिद की, ये आप पे है। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अब आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।